नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। वर्ल्ड न्यूज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। किन दो देशों के संबंध बेहतर हो रहे हैं, कहां पर खटास बढ़ती नजर आ रही है, मिडिल ईस्ट के क्या हालात हैं, भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां चल रही हैं। हर एक बड़ी खबर से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और हर खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, उस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर भारत से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी दौरान 16 और 17 जून को G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी का 6 दिवसीय यूरोप का दौरा है। फ्रांस के नीस शहर से उनके इस दौरे की शुरुआत होने जा रही है। यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बायलैटरल टॉक यानी कि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। भारत इन्वेस्ट कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। बड़ी बात, प्रधानमंत्री इसी 6 दिवसीय दौरे में यूरोप के एक अन्य देश स्लोवाकिया का भी दौरा करते नजर आएंगे और यह पहला उनका ऐतिहासिक आधिकारिक दौरा भी होगा। इस दौरान पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि पेरिस में विवाटेक समिट को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी, और इस दौरान स्टार्टअप, रक्षा और तकनीक पर पीएम का फोकस रहेगा। कितना ऐतिहासिक दौरा है, कितना महत्वपूर्ण दौरा है और क्या कुछ उसके शानदार परिणाम निकल सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार इकबाल ममदानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत, शुक्रिया आपका। ममदानी सर, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय दो देशों के यूरोप दौरे पर आज रवाना हो गए हैं, पहले फ्रांस और फिर अगला चरण स्लोवाकिया। धन्यवाद कुणाल जी। देखिए, आप इस तरीके से देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं है, बल्कि अगले कुछ महीनों में भारत की जो विदेश नीति है, व्यापार, रक्षा और वैश्विक नेतृत्व का अगर हम दिशा तय करने की बात करें, तो ये दौरा बहुत अहम माना जाता है। खास करके फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 मंच पर भारत की अपनी ताकत दिखाने एक तरीके से मुझे लगता है जा रहा है। देखिए, फ्रांस आज यूरोप में भारत का सबसे भरोसेमंद मुझे लगता है रणनीतिक साझेदार एक तरीके से आप मान सकते हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब भी फ्रांस ने भारत के साथ संतुलित जो रिश्ते हैं मुझे लगता है बनाए थे। खास करके राफेल लड़ाकू विमान की बात करें, स्कॉर्पियन पनडुब्बी और रक्षा तकनीक में फ्रांस भारत का मुझे लगता है बड़ा साझेदार रहा है। दूसरा, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर दोनों देशों के बीच चिंता जो है वो समान है। तो इसके अंदर आप ऐसा मान के चलिए कि इस दौरे से मुझे लगता है कि नए रक्षा जो समझौते हैं वो हो सकता है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के जो सहयोग है वो बढ़ सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय तकनीक की बात करें तो उसमें साझेदारी का स्टार्टअप ये हो सकता है। दूसरा, स्टार्टअप निवेश भी मुझे लगता है ये बढ़ सकता है। तो कुणाल, हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि भारत का ये जो दौरा है ये संबंधों के अगले स्तर पर ले जाने वाला एक तरीके से मान सकते हैं। अच्छा, दूसरा, आप ऐसे देखिए कि पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का जो उद्घाटन करेंगे, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य सिर्फ भारतीय स्टार्टअप्स और डीप टेक्नोलॉजी को लेकर के यूरोपीय बाजार को जोड़ना भी एक तरीके से। अच्छा, दुनिया भारत को केवल आईटी और सॉफ्टवेयर देश मानती है। अब भारत ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो एआई, रोबोटिक, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक और स्पेस टेक जैसी चीजों के अंदर भी भारत जो है अपनी शुरुआत और अपने आप को पेश कर रहा है। तो आप अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हैं। दूसरा, आपने स्लोवाकिया का जो जिक्र किया, ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया पर भी सर चर्चा होगी, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम G7 ग्रुप की हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया के 7 बड़े ऐसे देश जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, जबकि अब तो जो पूरा रन ऑर्डर है वो चेंज होता नजर आ रहा है। G7 में पहले G8 था, रशिया ने अपने आप को अलग किया, अमेरिका ने जो उसको अलग किया, उसके बाद भारत भी उसमें ऊपर मौजूद है अगर इकोनॉमिक स्थिति में हम देखें, लेकिन उसके बावजूद भी G7 के मेंबर नहीं है।
कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का प्रतिनिधित्व, वहां जाना, समझाना कि भाई हम G7 के मेंबर नहीं है, बट वी आर स्टैंडिंग इक्वल टू यू, एंड दिस इज द हाई टाइम यू शुड रिफ्रेम द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ G7। जैसे आपने कहा कि भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी लगातार देखिए आप कई वर्षों से मुझे लगता है भारत को विशेष आमंत्रण देश के रूप में बुलाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मानती है कि भारत के बिना कोई भी वैश्विक समाधान संभव नहीं है। दूसरा, आप ऐसा देखिए ग्लोबल साउथ की अगर मैं बात करूं फिलहाल, तो भारत विकासशील देशों की आवाज उठाएगा, खास करके अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में जो गरीब देश है उनके चिंताओं का जो है वो सामने उनकी रखेगा। दूसरा, मध्य पूर्व में जो तनाव बढ़ रहा है, खास करके भारत चाहेगा कि तेल और गैस की सप्लाई जो है वो बाधित न हो। तीसरी बड़ी बात है, मुझे लगता है कि चीन पर जो निर्भरता कम करने की कोशिश है उसमें भारत खुद को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में पेश कर सकता है। भारत एआई नियमों और डिजिटल गवर्नेंस पर अपनी राय रख सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो संभावित मुलाकात है इस दौरे में सबसे बड़ी वो हेडलाइंस भी एक तरीके से बन सकती है। तो भारत अमेरिका व्यापार जो समझौता है उस पर भी हम अगर देखें तो ये ऐसा मान के चलिए कि जो टैरिफ विवाद है, H1B वीजा विवाद है, ऊर्जा सहयोग है, रक्षा खरीद है, इस तरह की जो चीजें है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, ये हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स सवाल हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स सवाल हो, जैसे कि संकेत आ रहे हैं कि भाई ईरान और इजराइल का युद्ध समाप्त हो सकता है और अचानक से इन बिटवीन ये खबर आती है तो पूरा फ्रेमवर्क बदल जाएगा G7 का, जो वर्ल्ड की 7 बिगेस्ट इकोनॉमी है वो अचानक से किसी और विषय पर बातचीत कर सकती हैं, जबकि उनके एजेंडे और टॉपिक्स प्रीफिक्स्ड हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारी चीजों को लेकर के कोई बड़ा बदलाव तुरंत आएगा। देखिए, आप इन चीजों को इस तरह से देखिए कि लगातार अब तक जितनी भी चीजें हुई है वो कई बार डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते रहे हैं वो अलग है और ईरान की तरफ से उसका खंडन किया गया है। तो इतना आसान ये जो दिख रहा है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर भारत के ऐतराज से जुड़ी हुई, जहां पर अमेरिका के सामने भारत ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। अमेरिकी नौसेना के हमलों पर आपत्ति जाहिर की गई है। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सीधे बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी तनाव के बीच व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जाना और उसमें भारतीय नाविकों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है और लिहाजा इस पर स्पष्ट टिप्पणी चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि ओमान के पास भारतीय नाविकों से भरे एक व्यापारिक जहाज पर हमला होना, उसमें अचानक से भारतीय नाविकों में हड़कंप मचना और उसके बाद कईयों का लापता होना और फिर 3 नाविकों की मौत की खबर भारत के लिए दुखद है। इसलिए उसने सीधे अमेरिका से स्पष्ट सवाल किया है, जबकि अमेरिका ने कहा कि भाई ये हमले ईरान की तरफ से हुए। ठीक है ममदानी सर, कैसे आप देख रहे हैं ओमान में व्यापारिक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास निशाना बनाया जाना? अब तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। भारत कह रहा है कि भाई ये अमेरिकी रिटेलिएशन का नतीजा है, अमेरिका ने कहा नहीं ये ईरान ने किया, लेकिन नुकसान हमको हो गया। देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भारत ने विरोध दर्ज कराया है। भारत ने अमेरिका के, मुझे लगता है, राजनयिक को 2 बार तलब भी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। ये सब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद सिर्फ कूटनीतिक विरोध जो है मुझे लगता है पर्याप्त है? तो मुझे लगता है देखिए, देश जो है ना वो अभी इस स्थिति में है और ये जानना चाहता है कि जब 3 भारतीय नागरिक मारे गए तब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अब तक कोई सीधा सार्वजनिक तौर पर बयान क्यों नहीं आया है? दूसरा, प्रधानमंत्री स्तर पर अमेरिका से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए था क्या? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अगर यही घटना चीन या पाकिस्तान की कार्रवाई से हुई होती तो क्या भारत की प्रतिक्रिया, मुझे बताइए कुणाल, यही होती? क्या तब सिर्फ राजनीतिक विरोध दर्ज कराया जाता या अधिक कड़ा रुख अपनाया जाता? भारत देखिए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि बनने की बात करता है।
लेकिन वैश्विक शक्ति बनने की बात करता है, ये बात सही है। लेकिन जब भारतीय नागरिक जो है वो विदेशी सैन्य कार्रवाई में मारे जाते हैं, तो आप मुझे बताइए भारत अमेरिका पर उतना ही दबाव बना पाता है जितना एक बड़ी शक्ति को बनाना चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है। ओमान के पास और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और उस पर खतरा जो है वो बढ़ता रहा है। ठीक। देखिए, क्या सरकार पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की निकासी योजना तैयार करने में धीमी रही है? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अगर अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत को केवल विरोध दर्ज कराने की बजाय स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करनी चाहिए थी? क्या मृत्यु भारतीय नागरिकों के परिवार को लिए जवाबदेही और मुआवजे का मुद्दा अधिक मजबूती से नहीं उठाना चाहिए था? देखिए, इस पूरे मामले के अंदर जहां अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर कोई बात नहीं की, मुझे एक चीज बताइए कि नहीं, क्या वो तो चीन फिर अब के कहावत है ना कि नागरिकों के चोर की साथ दाढ़ी में ये तिनका। होता? अमेरिका से सवाल किए जा रहे हैं कि भैया आपकी कार्रवाई में हुआ है, आपके रिटेलिएशन में हुआ है, वो तो सीधे ईरान पर ठीकरा फोड़ रहा है, यानी कि वो तो अपने कंधे की धूल झाड़ रहा है कि नहीं, देखिए, दिस इज नॉट माय फॉल्ट। देखिए, ईरान के ऊपर इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भारत को इस युद्ध में खींचा जाए साफ तौर पर। ठीक है। देखिए, इसके अंदर ईरान ने अब तक हर चीजों को जो उसने नहीं किया है डिनाई किया, और इसके अंदर साफ है कि अमेरिका लगातार ये चीजें करता रहा है। इससे पहले भी आप देखिए कि एक जहाज हमारे यहाँ से जाता है, उसको टॉर्पीडो लगा के उड़ा दिया जाता है। उसको नहीं पता था कि भारत के और अमेरिका के क्या रिश्ते हैं। उसके राजनीतिक और इंटरनेशनल जो संबंध है वो भारत के खराब है और खराब हुए हैं। और आप देखिए कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है उसने कई जगह खामोशी इख्तियार कर की, जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी में पड़ता है। लोग समझते हैं भारत कमजोर है। देखिए, कूटनीति के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब हमारे एक एम्बेसडर को पकड़ा गया था। तो दिल्ली के अंदर जो एम्बेसीज है उस पर तुरंत जो है वहां जो सिक्योरिटी होती है वहां हटा दी गई थी। तो ये मैसेज इंटरनेशनली हमें देना चाहिए। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका अब वो ताकत नहीं रखता है जो अफगानिस्तान से, ईरान से, लीबिया से सभी जगह वो मार खा के निकला है। वियतनाम से लेकर अगर हिस्ट्री देखे तो भारत उससे कई गुना अधिक मजबूत है। आज भारत के जो लोग अमेरिका में बैठे हैं वो उसकी ताकत है। जिस तरीके से तुम हथकड़ियां डाल करके उनको लोगों को भेजते हैं, जिस तरीके से उठा करके आए दिन उनको बेइज्जत करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की लीडरशिप और कुल जहां मिलाकर देश की जो बात कदम है भारत की बहुत तरफ से स्ट्रांगली उठाए गए से हैं वो उसे नाकाफी हैं। उसका कड़ी जवाब देना निंदा चाहिए। करने से, सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, यहां पर अपना स्ट्रांग कंडेम्नेशन भी दिखाना पड़ेगा। चलिए लौट रहे इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर शांति समझौते से है, जहां पर पिछले 66 दिनों में 39 बार ट्रंप बोल चुके कि ईरान के साथ समझौता होने अंतिम चरण में, लेकिन पहली बार खबर नंबर 3 जरा प्ले कीजिए। बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता, खत्म होगा पश्चिमी एशिया का भीषण युद्ध। शांति समझौता ऐतिहासिक मोड़ पर आज पहुंच चुका है। दोनों देशों में अंतिम सहमति रिपोर्ट भी बनी है और दुनिया को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 66 दिनों में अमेरिका 39 बार बोल चुका है, ट्रंप 39 बार बोल चुके हैं कि ईरान के साथ समझौता अंतिम चरण में है। यह पहली बार है जब ईरान ने कहा कि हम अपने उच्चतम स्तर पर हैं अमेरिका के साथ शांति समझौते को लेकर। तो सहमत समझौते के मसौदे पर अंतिम चरण में पहुंच चुका है अमेरिका और ईरान। तो ममदानी सर, कैसे देखते हैं आप? इट्स बीइंग द फर्स्ट टाइम कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद कंफर्म किया है कि ये हम ईरान इजराइल युद्ध में शांति समझौते पर अंतिम चरण में हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो 39 बार बोल चुके हैं 28 फरवरी से लेकर अब तक, लेकिन पहली बार ईरान ने कहा कि हां हम अंतिम चरण में हैं और बहुत कुछ सब ठीक रहा तो आगे बढ़े। लगभग 3 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो जो सैन्य तनाव, एक तरीके से समुद्री टकराव की बात करें, ड्रोन हमले की बात करें, या हम तेल मार्गों पर खतरा और परमाणु कार्यान्वयन को लेकर के जो गंभीर संकट चल रहा था, उसमें पहली बार ट्रंप का ये दावा कर रहा है। देखिए, दावा करने से पहले आपने देखा होगा कि 2-4 घंटे पहले
डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हमला करने की बात की थी, उसके बाद वो फिर एक बार घूम गए। तो आपने जिस तरीके से 39 बार की बात की, हम्म। तो सीएनएन ने बाकायदा ये खबर चलाई है, और इन चीजों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि सीएनएन की ये जो खबर है उसमें एक बहुत बड़ा असर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ऐसे व्यक्ति हम्म। है कि पता नहीं उनको समझ में नहीं आता है कि हम्म। वो क्या कहते हैं, हम्म। कुछ देर के बाद क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि ट्रंप जो है वो शांति समझौता को लगभग तय बता रहे हैं, जबकि तेहरान कह रहा था अभी तक, इसने अभी कंफर्म किया कि अंतिम फैसला बाकी है। हम्म। यानी कागज पर अगर हम बात करें तो शांति करीब दिख रही है, लेकिन जमीन पर अविश्वास की अभी हम्म। तक मौजूद नहीं, अविश्वास मौजूद है। अच्छा, पूरी दुनिया इसलिए चिंतित है क्योंकि आप ऐसे समझिए कि हम्म। सीधा असर तेल की कीमत पर पड़ रहा है, ठीक वैश्विक है। अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, हम्म। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उस हम्म। पर पड़ने वाला है, उसको लेकर के लोग परेशान हैं। अच्छा, ठीक। अगर समझौता सफल हुआ तो ये समझ लीजिए तेल बाजार हम्म। को राहत तो आएगी, हम्म। लेकिन अगर बातचीत टूट गई तो दुनिया को पूरे एक नए बड़े संकट के अंदर वो फंस सकती है। ठीक अच्छा, है। दूसरा आप देखिए कि डोनाल्ड नहीं, ट्रंप अब ने वही बात है ना कि मार्च पिछले पिछले 2026 से 28 अब तक फरवरी 2026 से इतनी बार होने वाला है, टूट गया, होने वाला है, टूट गया। अब जब दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ रहा है तो भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। देखिए, हम्म। बहुत सीधा है। ट्रंप वास्तव में डील के करीब है, या अमेरिका जनता हम्म। को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने एक युद्ध मुझे लगता है समाप्त कर दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2026 में अमेरिकी जो बहरहाल अब राजनीतिक देखना बेहद माहौल यही खास में है कि ट्रंप का अगले जो 2 दिन दबाव है कितने महत्वपूर्ण होंगे, निर्णायक वो होंगे, युद्ध और समाप्त क्या कोई करते और गुड तेल न्यूज कीमत ईरान अमेरिका कीमतों की के तरफ से नजर आ नियंत्रण में सकती है। सर, रखने के समय लिए। इतना ही था, समय इतना ही था, माफी के साथ आपसे विदा लूंगा। बहरहाल इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। वक्त छोड़ो से ब्रेक का, खबरें आगे जाए।